हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करेंगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जिसे सामान्यतः जो है जेजे एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम वन शॉट में जो है कंप्लीट हम जो है सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका जो है एम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, इसका मुख्य जो एम है, जो उद्देश्य है, वो क्यों ये एक्ट जो है लेके आया गया, क्यों बनाया गया। इसमें देखो, जो जो नीडी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं ज़रूरतमंद बालक, उनकी केयर के लिए यानी देख रेख और संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए जो है ये बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सर्वप्रथम जो बनाया गया था कानून किशोर न्याय अधिनियम 1986। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1986 में सबसे पहले जो है किशोर और न्याय अधिनियम 1986 बनाया गया। ठीक है, अब देखो 2000 में भी फिर आया एक किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया। ठीक है, और ये जो है पुनः इस अधिनियम के स्थान पर जो है क्या हुआ, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया। राष्ट्रपति द्वारा जो इसकी सेंट मिली, ठीक है, या हस्ताक्षर हुआ, वो 31 दिसंबर 2014 को हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। और कब लागू हुआ, तो 15 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ। ठीक है, कुल अध्याय की बात करते हैं, यानी कि टोटल चैप्टर 10 है, टोटल सेक्शन 112 है। वीडियो जो है आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि जो नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो कुल धाराएं, कुल अध्याय चैप्टर 10 टोटल 10 है और कुल धाराएं जो है 112 हैं। अगर हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है, इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल को फॉलो करता है, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 39 क्लॉज 2, 45 एंड 47। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको फॉलो करता है ये एक्ट। तो 15(3), 39 क्लॉज 2, 45 एंड 47। ठीक है, अब देखो सेक्शन 1, जैसा कि सबको पता है कि हर एक्ट में जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट वगैरह रहता है, ठीक उसी तरह से जो है, तो यहाँ पे जो अधिनियम का नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 है। विस्तार संपूर्ण भारत में कब से, 31 अक्टूबर 2019 से जो है सभी जगहों पे लागू गया। जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन की बात करता है। वैसे तो डेफिनेशन बहुत है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है उसी डेफिनेशन के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में परित्यक्त के बालक के बारे में बताया गया है। किसे कहेंगे परित्यक्त बालक। ठीक है, देखो बालक जो है एक तो जैविक बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, और एक जो है दूसरा बालक आएगा जो किसी गार्जियन के अधीन रह रहा हो, और तीसरा जो बालक यानी कि चाइल्ड आएगा वो एडॉप्टेड होगा। ठीक है, तो 3 तरह के, यानी बायोलॉजिकल, गार्जियनशिप में कोई है और एडॉप्टेड। अगर मान लो इन तीनों के द्वारा कोई बालक जो है छोड़ दिया गया, ठीक है, उसको जो है छोड़ दिया जाता है बालक को, तो समिति जो कमेटी है ऐसे बालक को जो है परित्यक्त घोषित कर देगी और ऐसे बालक को परित्यक्त बालक, ठीक है, कहा जाएगा। अब दत्तक ग्रहण की बात करते हैं। ठीक है, एडॉप्शन की बात है जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बताया गया है कि इसे कहेंगे एडॉप्टेड चाइल्ड, या कि क्या होता है एडॉप्शन, तो इसके बारे में बताया गया है। तो सीधी सीधी बात है कि जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं, जो वास्तविक माता पिता हैं, यदि उनके द्वारा बालक को छोड़ दिया जाता है और कोई व्यक्ति जो है ऐसे बालक को एडॉप्ट कर लेता है, गोद ले लेता है, जो भी प्रोसीजर होते हैं लॉ के द्वारा उसके, ठीक है, तो जहाँ पे वो बालक जाता है, यानी कि जहाँ पे जिस चाइल्ड को जो है लोग अडॉप्ट करते हैं, तो उस परिवार के जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे। उस परिवार से जो रिलेशन होगा एक, अगर उस जो है वो सभी वो इस बच्चे में वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अडॉप्शन कहते हैं।
देख लेते हैं बालक यानी कि बालक का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में जो है ये बताया है। तो यहाँ पे ये कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी लोग रहेंगे, जो भी बच्चे हैं, उनको बालक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि बालक वो है जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कह रहा है कि यहाँ पे बालक की जो सेक्शन 2 क्लास 14 में बताया गया है, ठीक है, कि बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए जो बालक आते हैं जिसका कोई घर या स्थायी निवास नहीं है, तो जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है, ये बताया गया है। इम्पॉर्टेंट नहीं उतना। बाल गृह जो है इम्पॉर्टेंट है, 2 क्लॉज 19 में है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, स्वयं या किसी जो है स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा जो है प्रत्येक ज़िले में बालकों की देखरेख के लिए जो है ये बाल गृह बनाया जाएगा। बालकों की देखरेख जो 2 क्लास 21 में बताया गया है, उसका कैसा स्थान होगा, कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो बाल गृह हो सकता है, खुला आश्रम, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान, ऐसा स्थान जिसमें बालकों की देखरेख तथा संरक्षण की मान्यता प्राप्त हो, और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी। ये हैं कुछ ऐसे स्थान जहाँ पे बालकों की देखरेख के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त जो चीज़ें बनाई गई स्थान को निर्धारित किया गया है। सेक्शन 2 क्लास 35 में किशोर को बताया गया है, ऐसे बालक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनको किशोर की श्रेणी में रखा जाएगा या किशोर कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्लास 45 में छोटे अपराध याद कर लेना, उसी को उल्टा कर देना, 4-5 को 5-4 कर देना, ठीक है, तो गंभीर अपराध हो जाएगा। जघन्य अपराध जो है 2 क्लास 33 याद करना है। तो क्या होता है, जो छोटे अपराध होते हैं 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित जो अपराध होते हैं वो छोटे अपराध कहलाएंगे। गंभीर अपराध 3 वर्ष से और 7 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम तक के अपराध जो है इस श्रेणी में आएंगे, और न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास जो होते हैं जघन्य अपराध कहलाते हैं, याद रखना। 2 क्लास 42 में जो अनाथ के बारे में बताया गया है, ऐसा बालक जिसे जैविक संरक्षक दत्ता माता पिता, ठीक है, ये सभी लोग क्या किए, उसको छोड़ दिए, उसका देख रेख कोई जो है कोई विधिक संरक्षक भी नहीं है, ऐसे को हम बोलेंगे अनाथ, ऑर्फनेस। ठीक है, सेक्शन 2 क्लास 52 इम्पोर्टेंट है, नातेदार किसी जो नातेदार कहेंगे, तो दत्तक प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध से अभिहित है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, पितामह या पितामही, मातामह या मातामही। पितामह का मतलब होता है पिता की श्रेणी से नीचे जो लोग होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना इम्पोर्टेंट। बस यहाँ पे सीधे पूछेगा नातेदार किस सेक्शन में है, सेक्शन 260 में अभ्यर्थी बालक, ठीक है, के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि जो माता पिता तो संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक या भावनात्मक या सामाजिक कारणों के कारण जो उनके नियंत्रण से परे हैं, समिति ने ब्याज कर दिया है, ठीक है, या घोषित कर दिया है, सॉरी त्याग दिया है, यहाँ पे ये त्याग होगा, ठीक है, त्याग दिया है या घोषित कर दिया है, तो उसे जो है अभ्यर्पित बालक कहेंगे। चलो सेक्शन 3 में आते हैं, तो सेक्शन 2 में उतना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। अधिनियम के प्रशासन की में अनुसरित की जाने वाली जो ये है अध्याय 2, उसके कुछ साधारण सिद्धांत है, वो सिद्धांत आपसे पूछेगा, जैसे निर्दोषिता का उपधारणा के सिद्धांत, गरिमा और योग्यता के सिद्धांत, भाग लेने का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, गैर कलंकी शब्दार्थों का सिद्धांत, अधिकार का त्यजन न किए जाने का सिद्धांत, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, अंतिम अवलंबन के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत, संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, अपयोजन का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो ये सारा देख लेना आप। चैप्टर 3 की बात करते हैं जो कि 4 से लेके 9 तक दिया हुआ है। तो ये सेक्शन 4 किशोर न्याय बोर्ड की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार हर एक ज़िले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना कर सकेगी, और इस अधिनियम के अधीन जो विधि का उल्लंघन करने वाले जो भी बालक के संबंध में अपनी कृतियों या शक्तियों का प्रयोग वो कर सकेगा, ठीक है। अब ये जो न्याय बोर्ड किशोर न्याय बोर्ड होगा, उसमें कौन
जो क्या उसका अध्यक्ष बनेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पे। प्रथम वर्ग न्याय अगर मान लो कि महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट वहाँ काम करेंगे। अन्यथा जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड के हेड बनेंगे, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा, और नहीं तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर के बनेगा। कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सेक्शन 5 की बात करते हैं। उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है, यानी ऐसा बालक जिसे अपराधी के रूप में गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जांच और विचारण शुरू हुआ और तब 18 वर्ष का हो जाता है, तब भी उसे किशोर माना जाएगा। यानी कि जब वो क्राइम किया तो सोचो कि 17 साल का था, यानी कि बालक नहीं है, लेकिन जांच और विचारण के बाद जो है वो 18 वर्ष का हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको पनिश किया जाएगा, तब भी उसको ही किशोर या बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। विधि के उल्लंघन 10 क्लॉज 1 में देखते हैं, बालकों के संबंध में प्रक्रिया दिया हुआ है। तो इसमें अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है और विशेष पुलिस बल यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार रखा जाता है। यानी कि जब बालक जो है क्राइम करेगा तो ये विशेष पुलिस यूनिट बल यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के अंदर जो है वो चार्ज उनका रखा जाएगा, मतलब उनको रखा जाए। गिरफ्तार किए गए बालक को जो भी यात्रा या आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे, ये तो हम सबको पता है 24 घंटे के अंदर जो है न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना होता है उनको, और पुलिस अभिरक्षा में या जेल में नहीं रखा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो बालक के संबंध में यदि बोर्ड की राय है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रभाव लेने के लिए उपयुक्त है तो वो उसे वही रहने दिया जाएगा। ठीक है, चाहे जमानती अपराध किया हो या जमानती अपराध किया हो, ठीक है, गिरफ्तार किया हो तो उसे प्रतिभूति सहित यानी कि बॉन्ड लेकर के, ठीक है, बॉन्ड भरवा करके जमानत पे से छोड़ दिया जाएगा। बालक अगर जघन्य अपराध किए जाने की दशा में क्या होगा, 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 16 वर्ष की अधिक आयु का है, तो किशोर न्याय बोर्ड का द्वारा जो अपराध करने की मानसिक या शारीरिक क्षमता का प्रथम दृष्टया निर्धारण करेगा, या 2 क्लॉज 18 में सेक्शन 18 में बताया गया है। और सेक्शन 19 क्लास 3 इम्पोर्टेंट है। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसे 21 वर्ष के आयु तक होने तक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जब किसी विशेष गृह आदि संस्था से फरार हो जाता है तो उसे पकड़कर पुनः उसी संस्था में रखा जाएगा, ये सेक्शन 26 में बताया गया है। और जो फरार बालक है जेल में नहीं भेजा जाएगा, न ही उसे विरुद्ध कोई अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 26 क्लास 4 लिखा गया है। 26 विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक से संबंधित है। 19 जो है बालक न्यायालय की शक्तियाँ बताता है। अध्याय 5 बाल कल्याण समिति के बारे में बताता है। बाल कल्याण समिति का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और प्रत्येक जिले में एक से अधिक जो है बाल कल्याण समिति का गठन राज्य सरकार करेगी। समिति के सदस्यों का जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, उसकी नोटिफिकेशन की तारीख से 2 मास के भीतर व्यवस्था की जाएगी और एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य वहाँ पे होंगे। उनमें से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। दूसरा जो है बालक से संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी होंगे वहाँ पे। 27 क्लास 4 यहाँ पे देखते हैं। किसी व्यक्ति की समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम, ये इम्पोर्टेंट, 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधित कार्यकलापों में सक्रिय या अंतर, यानी कि 7 वर्ष या उससे अधिक से संबंधित अगर कोई बालक से संबंधित जो है स्वास्थ्य या शिक्षा कल्याण से संबंधित जुड़ा हुआ है, या मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इन सब में कार्यरत हो तो उसको जो है नियुक्त किया जाएगा। 27 क्लॉज 6 में बताता है किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सदस्य नहीं नियुक्त किया जाएगा। 27 और क्लास 7 देखते हैं। राज्य सरकार सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी। तो कब सदस्य की नियुक्ति समाप्त करेगी और कैसे, तो यदि वह निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, किसी अपराध के लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है, किसी वर्ष के 3/4 बैठकों में अनुपस्थित रहा है, विधिमान्य कारणों के बिना 3 मास तक समिति की कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहा है,
तो ये इंपॉर्टेंट है। 3/4 बैठकों में अनुपस्थित रहा है, 3 मास तक की समिति की कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहा है, तो जो है वो उसके पद को समाप्त कर देगी, उसकी नियुक्ति को। सेक्शन 29 समिति की शक्तियाँ, 30 समिति की कृत्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। चैप्टर 6 देख लेते हैं। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता ऐसे बालक के संबंध में प्रक्रिया बताता है। सेक्शन 31 समिति के समक्ष पेश किया जाना, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर जो है समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। सेक्शन 35 बालकों के अभ्यर्पण संबंधित है। कोई माता पिता संरक्षक जो है 35 क्लास 1 शारीरिक भावनात्मक और जो है सामाजिक कारणों से उसके नियंत्रण से परे है, तो बालक को अभ्यर्पण करना चाहता है तो बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा, ठीक है। 32 का 5 जांच परामर्श के समाधान के बाद समिति के समक्ष लेख निष्पादित किया जाएगा। 35 क्लास 3 में बालक के अभ्यर्पण संबंधी ऐसे माता पिता या संरक्षक जो है अपनी विनिश्चय पर विचार करने के लिए 2 मास का समय दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई जो है माता पिता या गार्जियन उस बालक को अभ्यर्पित करना चाहते हैं तो समिति को दे देंगे लिखित में, लेकिन समिति जो है उसको क्या करेगी, अपने जो लिए गए निर्णय हैं उसको 2 मास के अंदर तक, मतलब 2 मास का दिया जाएगा कि आप विचार कर लीजिए क्या आप ऐसा करना चाहते हैं नहीं। अगर बालक 6 वर्ष से कम आयु का है तो वह बालक किसी भी विशिष्ट दत्तक या ग्रहण अभिकरण में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यदि बालक 6 वर्ष से अधिक का है तो उसे बाल गृह में रखा जाएगा। 36 में जांच की बात करता है। चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। सेक्शन 41 बालक के देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण। 42 बालक के देखरेख संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण न कराने जाने पर दंड, तो 1 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। खुला आश्रम इम्पोर्टेंट है 43 में। पोषण देखरेख 44 में बताया गया है। 47 में संप्रेषण गृह, 46 में विशेष गृह, 52 में योग्य व्यक्ति, 49 में सुरक्षित स्थान, 50 में बालक गृह। इन सभी सेक्शन में तो ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। 56 चैप्टर 8 जो है दत्तक ग्रहण की बात करता है, अडॉप्शन की। दत्तक ग्रहण 56 में है। उसके बाद 63 में दत्तक ग्रहण का प्रभाव, 65 में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, ठीक है। 9 चैप्टर देखते हैं बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध कौन कौन से हैं। बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड, अगर कोई ऐसा करता है तो 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपया का जुर्माना, ठीक है। और अगर किसी संगठन या नियोजित व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो ये पनिशमेंट बढ़ जाएगा, 5 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपया जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये शारीरिक रूप से जो है हुआ है तो ये 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख जुर्माना, यानी कि ऐसी क्रूरता जो है शारीरिक हुई है तो इसके लिए है। उसके बाद जो है सेक्शन 76 भीख मांगने के लिए बालकों का नियोजन। तो जो व्यक्ति क्या करेगा, भीख मांगने के लिए बालकों को नियोजित करेगा या उससे भीख मंगवाएगा तो उसको 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना, ठीक है। देखो जुर्माना जो है बढ़िया दिया हुआ, सब में लगभग 1 लाख का जुर्माना ही लग रहा है, ठीक है। और यदि जो है मान लो कि भीख मंगवाने के चक्कर में उसके पैर वर काट देता है या कुछ विकलांग बना देता है, ठीक है, तब ऐसे केस में 7 वर्ष का सज़ा होगा, 7 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का हो सकता है और 5 लाख जुर्माने से दंड नहीं होगा। सेक्शन 79 किसी बाल कर्मचारी का शोषण जो है, बाल कर्मचारी का शोषण ये अगर कोई कर रहा है बालकों का तो 5 वर्ष का कठिन कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना। सेक्शन 82 शारीरिक दंड के बारे में बात करता है। जो किसी बालक के शारीरिक दंड लेना, प्रथम के लिए 10,000 जुर्माना और फिर दोबारा अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो 3 मास का कारावास और जुर्माने से दोनों से दंड नहीं होगा। सेक्शन 84 बालकों के व्यपहरण और अपहरण से संबंधित है, किडनैपिंग और एबडक्शन से। 87 दुष्प्रेरण अबेटमेंट से, ठीक है। और 88 वैकल्पिक दंड, ठीक है, अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। चैप्टर जो है ये आपका 10 प्रकीर्ण से संबंधित है। 101 में अपील, ठीक है, 30 दिन के भीतर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी। 102 में पुनरीक्षण, 105 में किशोर न्याय विधि के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 108 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। 110 नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। सेक्शन 112 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, तो कह रहा है केंद्र सरकार के आदेश
द्वारा प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष के भीतर। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ तक जो है टोटल हमारे पास 112 सेक्शन थे, 112। तो ये JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।